कितने बच्चों को मैं यही देखता हूं कि पढ़ने आए हैं और चोरी से चुपके से ई रिक्शा चला करके अपना खर्च चला रहे हैं। मात्र मंदिर बन जाने से इन नौजवानों की रोजगार की समस्या नहीं हल हो जाएगी। भारत को आजादी जब मिली थी तो अंग्रेज एक पन्ने में आजादी देकर गए थे, बाकी कुछ छोड़ा नहीं। ये कह रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित बना देंगे, तो 10 साल को कैसे देखते हैं आप? आज सारी नवरत्न कंपनियां या तो बिक गई हैं या उसमें ताला लटक गया है। जो कारखाना 150 करोड़ सालाना प्रॉफिट पर चल रहा था उसको 500 करोड़ में बेचा गया। किसने बेचा? ये तो जुमले बोल रहे हैं। बुलडोजर चलाने का आपको अधिकार है, किसी का मकान जबरदस्ती गिरा दीजिए बिना आदेश के। बुलडोजर चलाने से जितना चलवाना आदमी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दुकानदार जो है वो कह रहे हैं हमारी बिक्री आधी से कम हो गई है। जिसको 1 किलो सामान खरीदना हो 1 पाव ही खरीद रहा है। एक मछुआरा होता है जो गंगा नदी में इस पार से उस पार तक लगाता है और कुछ नहीं पाता शाम तक, वही हाल मोदी सरकार का। धर्म एक ऐसा अफीम है, आप पिला दीजिए शांत मार के बैठे रहे, जो हटेंगे तो कोई न कोई आएगा। लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र थोड़ी नहीं कि मोदी राजा है या कोई राजा है कि हटेंगे तो उनका उत्तराधिकारी आएगा। वॉशिंग मशीन आपके यहाँ है एक तो उसी वॉशिंग मशीन। अब की बार 400 पार का नारा इनका है। पार गंगा पार 400 पार नहीं गंगा पार। 14 से 24 10 साल, 10 में से कितने अंक देंगे? 10 में से हम 0 अंक देंगे। ये 400 नहीं, 400 पार ये दबाव बना रहे हैं, जो है मीडिया का प्रोपोगंडा कर रहे हैं। ये 40 पार नहीं जाएंगे, अब की बार मोदी तड़ी पार होंगे। और वो वहाँ के लेह के और लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि चीन हमारा गांव ले लिया है, गांव बसा रहा है। तो क्या मोदी जी हिटलर की विचारधारा को फॉलो करते हैं? एकदम फॉलो कर रहे हैं। क्या नाम था आपके गणतंत्र? मुकुल प्रसाद। हाँ, यहाँ पूरे लोग जानते हैं। और इंदिरा जी की पुकारती चिट्ठी आती थी, नेहरू जी की चिट्ठी आती थी उनके पास। गांधी ने नारा दिया था कि देशवासियों अब करो या मरो। उस समय पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिल करके और सरकार चलाने का काम कर रहे थे। जिस समय महारानी विक्टोरिया भारत आई 42 में, लगभग 90,000 आरएसएस के कार्यकर्ता खाकी हाफ पैंट, सफेद शर्ट, काली टोपी और बगल में डंडा दबा करके और 90 अंश के कोण पर उसको सलूट कर रहे थे। आपका डबल इंजन सरकार का मतलब क्या है? आज तक आप लोग जाने हो? डबल इंजन सरकार का मतलब है एक आरएसएस एक बीजेपी चला रहे। मैं कहता हूँ इस सरकार से अच्छी अंग्रेज सरकार थी। बोलो क्यों? आज हमारा गऊ घाट का पुल में एक नट टेढ़ा नहीं हुआ, और शास्त्री पुल 80 में मेरे सामने बना था, तब मैं आप ये करने आया था यूनिवर्सिटी से। अभी तक 14 में 19 में और इनको ही वोट दिया था। लेकिन अब बिल्कुल ऊब चुका। वो भंग हो गया। ये बताइए जो यहाँ आपने मंदिर बनाया, इन बच्चों का किसी का पेट भरेगा? यार पंडे वहाँ बढ़िया जलेबी दही खाएंगे और पूरी सब्जी और कमसिन लड़कियों से पैर मिजवा के आसाराम बापू बनेंगे। वो हमारे देश को लूट कर अपने देश को बनाते थे, और ये हमारे देश के नेता अपने देश को लूट के दूसरे को बना रहे, सिर्फ बैंक में जमा कर रहे हैं। आप बुरे नहीं हो, बुरा कर्म नहीं करते हो, किसी की हस्ती नहीं कि आपका कुछ कर सके। सनी देव हो चाहे जौन देव हो, राम देव हो, काम देव हो। दोस्तों नमस्कार, आलोक त्रिपाठी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के कवरेज के अगली कड़ी के रूप में हम आज इलाहाबाद के नेता चौराहे पे कुछ वरिष्ठ जनों और कुछ अन्य नागरिकों के साथ संवाद कर रहे हैं। यहाँ से किसको टिकट मिला? अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुमान सिंह पटेल, एडवोकेट हूँ। यहाँ से किसको टिकट मिला है इंडिया गठबंधन के? अभी तक किसी भी पार्टी ने इलाहाबाद की दोनों संसदीय सीट पर कोई प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन। इनका कोई कैंडिडेट अभी तक नहीं आया है। वर्तमान में यहाँ के सांसद कौन है? वर्तमान में यहाँ की सांसद श्रीमती केसरी देवी जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से। क्या लग रहा है इस बार का 2024 का लोकसभा चुनाव क्या मुद्दे रहेंगे? जनता 5 साल में अपना जनप्रतिनिधि चुनती है इसलिए कि हमको सुख सुविधा मिले, लेकिन आज हमारा नौजवान, हमारा युवा, हमारे किसान, हमारे छोटे व्यापारी भी उसमें शामिल हैं कि जो हमारे ख्याल से त्राही कर रहे हैं। कितने बच्चों को मैं यही देखता हूं कि पढ़ने आए हैं और चोरी से चुपके से ई रिक्शा चला करके अपना खर्च चला रहे हैं। सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जो बेरोजगारी की समस्या दूर करे। महंगाई का ये आलम है,
कि कोई भी कमजोर व्यक्ति न तो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला सकता है और न ही इलाज करा सकता है। सारी चीजें महंगी हो गई हैं। अभी मोदी जी एक जनसभा में बोल रहे थे कि इस समय हिंदुस्तान में राम राज्य आ चुका है, सब बड़ा अच्छा हो गया है, मंदिर बन गया है, जनता बहुत सुखी है। इस पर क्या सोचते हैं आप? राम राज की कल्पना तो हम लोग जो करते हैं, राम राज का मतलब अच्छा शासन, लेकिन राम राज हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मात्र मंदिर बन जाने से इन नौजवानों की रोजगार की समस्या नहीं हल हो जाएगी, बल्कि ये नौजवान जब वहां जाएंगे और इनकी वहां पर जेब कटेगी। जेब कटने का मतलब जाएंगे चढ़ावा चढ़ाएंगे, तो इनको अच्छी शिक्षा की जरूरत है, इनको रोजगार की जरूरत है। आज हालात ये हो गए हैं कि गांव का किसान 10,000 रुपए का प्रबंध कैसे कर रहा है और अपने बच्चे को यहाँ पढ़ा रहा है, और आप उसको 10,000 रुपए की ही नौकरी दें तो उसका भविष्य कहाँ जाएगा। सबसे बड़ा इन्होंने जो गलत कार्य किया है, उसको मजाक किया है नौकरी वालों के साथ कि इन्होंने पेंशन बंद कर दिया। अब अगर 10,000 और 15,000 की नौकरी करने वाला आदमी रिटायरमेंट के बाद उसको आपने पेंशन से बरी कर दिया, तो उसका बुढ़ापा आपने खराब कर दिया। और ये जो प्रलोभन दे करके 5 किलो राशन दे करके 500 रुपये महीने में सम्मान निधि दे करके आपने जनता को ठगने का काम किया है। 500 रुपया तो आप सिलेंडर में ले रहे हो, गैस सिलेंडर में आप दे क्या रहे हो। और रही बात, भारत को आज़ादी जब मिली थी तो अंग्रेज एक पन्ने में आज़ादी देकर गए थे, बाकी कुछ छोड़ा नहीं। उस देश को सजाने में, संवारने में जो योगदान हमारे नेताओं ने किया वो अद्वितीय भी है, अद्भुत भी है कि इतने बड़े देश को, जहां पर 32 करोड़ की आबादी भूखमरी के कगार पर पहुंच जाती थी, आज हमारी 140 करोड़ की आबादी खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। इसके लिए कुछ किया गया होगा। इसके लिए सबसे पहले नहरों का जाल बिछाया गया सिंचाई की व्यवस्था के लिए, खाद के इतने बड़े बड़े कारखाने लगाए गए। एशिया का सबसे बड़ा खाद का कारखाना इफ्को हमारे बगल में खड़ा हुआ है। नदियों पर बांध बनाए गए, उनसे बिजली का उत्पादन किया गया। आपका रिहन डैम, सिरसी डैम, अदवा डैम, माता टीला डैम, इस तरह के सैकड़ों डैम, आपका भाखड़ा नांगल डैम, आपका सरदार सरोवर बांध, ये सारे चीज करते हुए टेहरी बांध, ये सब किया गया। तब जा करके इस देश की जनता का पेट भरने के लिए प्रबंध किया गया। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आती है तो भारत का जो कर्ज होता है वो तकरीबन 50 लाख करोड़ होता है। पिछले दिसंबर में एक रिपोर्ट आती है कि भारत का कर्ज 205 लाख करोड़ हो गया है। जो कर्ज होने में 70 साल लगे, उसका 4 गुना कर्ज इन्होंने 10 साल में कर दिया। ये कह रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित बना देंगे। तो 10 साल को कैसे देखते हैं आप? जिस भारत के बारे में मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि 2020 तक मैं भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना दूंगा, आज आप अपने से ही बता रहे हो कि जो 52 लाख करोड़ का कर्जा आज 205 लाख करोड़ हो गया, तो 4 गुना तो इन्होंने बढ़ा दिया कर्ज 10 साल में। केवल जो कर्जा सन 47 से हुआ था उसको इन्होंने 10 साल में भारत पर कर्जा लाद दिया। जितनी फैक्ट्री, कारखाने जवाहरलाल नेहरू के जमाने में नवरत्न कंपनियों की स्थापना की गई थी, आज सारी नवरत्न कंपनियां या तो बिक गई हैं या उसमें ताला लटक गया है। आपका बाल्को स्टील प्लांट के बारे में आप लोग जानते होंगे। बाल्को स्टील प्लांट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, जिसको स्थापित करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में 5,000 करोड़ रुपया लगा था। जो कारखाना 150 करोड़ सालाना प्रॉफिट पर चल रहा था, उसको 500 करोड़ में बेचा गया। किसने बेचा ये भी आप जानते हैं। जितने सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या। इनका कहना है कि सरकारी कंपनियों में काम करने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं बड़े आलसी हैं, तो धीरे धीरे वो खत्म कर रहे हैं आलस। हम आपकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सत्ता में, शासन में हम इसलिए बैठे हैं कि अगर हमारा कोई कर्मचारी गलत काम करे
निकम्मा है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लें, न कि हम उस उपक्रम को ही बेच डालें। तो इस बार का क्या एजेंडा लग रहा है अंकल आपको? आपका नाम बता दीजिए और किस एजेंडे के आधार पर इस बार वोटिंग होगी 2024? बेरोजगारी, महंगाई और ये यूपी में विशेष रूप से अन्ना जानवर किसान त्रस्त है। ये तो कह रहे हैं रामराज ला दिए, मंदिर बना दिए। उससे पेट थोड़ी भर जाएगा, उसकी जगह में कुछ और बनाते, अस्पताल बनाते, कुछ बनाते, तो वो तो काम ठीक है कि चलो भाई धार्मिक है, लेकिन उससे पेट जनता थोड़ी भर जाएगा। जनता से और उल्टा ले रहे हैं बजाय देने के। बुलडोजर चलाने का आपको अधिकार है, किसी का मकान जबरदस्ती गिरा दीजिए बिना आदेश के। और धनंजय सिंह, कौन सिंह समान न घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ब्रजभूषण शरण सिंह जितना चरित्रवान आदमी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 10 साल कैसे लगे आपको भाजपा सरकार के? अब ये तो भाजपा सरकार के ऐसे लगे हमको कि हमको फिर गुलाम बनना पड़ेगा क्या। फिर थोड़ा समझाइए। इसको समझाएं क्या। दुकानदार जो है वो कह रहे हैं हमारी बिक्री आधी से कम हो गई है। जिसको 1 किलो सामान खरीदना है 1 पाव ही खरीद रहा है। किसान का आप देख ही रहे हैं, एक साल धरना दे रहे हैं, 700 किसान मर गए। किसानों को तो सरकार कह रही है खालिस्तानी है सर। अरे सरकार है खालिस्तानी मान लीजिए, किसान का है खालिस्तानी तो अन्नदाता। किसको वोट करने जा रहे हैं 24 में? कहा 24 में कोई अच्छा कैंडिडेट आएगा तो देखेंगे किसको वोट करेंगे। मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं? मोदी जी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इनसे रद्दी आदमी तो मिले नहीं अभी तक कोई प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करते आप? नहीं, प्रधानमंत्री को हम पसंद नहीं करते, इसलिए कि ये खाली धार्मिक है, बाकी धर्म के भी नहीं है। धार्मिक प्रोपोगंडा कर रहे हैं। नहीं, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से मंदिरों में विजिट करना ये धार्मिक मामला नहीं है, ये तो राजनीतिक मामला है। ये तो राजनीतिक नहीं, ये दुनिया बेचने वाला है, भारत बिक जाए। आप क्या सोचते हैं भैया 2014 से 2024 तक मोदी सरकार कैसा काम करी? एक मछुआरा होता है जो गंगा नदी में इस पार से उस पार तक लगाता है और कुछ नहीं पाता शाम तक, वही हाल मोदी सरकार का। ये तो कह रहे हैं पूरा रामराज की स्थिति हो गई है चारों तरफ। राम राज नहीं, धर्म के नाम पर अफीम फैलाई जा रही ताकि बच्चे बेरोजगारी पर सवाल ना उठाएं। बेरोजगार रोजगार के लिए ना बोले, दुकानदार ना बोले। धर्म एक ऐसा अफीम है, आप पिला दीजिए, शांत मार के बैठे रहेंगे। यही शासन का है मेन। तो 24 में किसको लाना चाह रहे हैं आप लोग? 24 में इनको हटाना चाहते हैं, लाना क्या, जो हटेंगे तो कोई न कोई आएगा। लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र थोड़ी नहीं कि मोदी राजा है या कोई राजा है कि हटेंगे तो उनका उत्तराधिकारी आएगा। लोकतंत्र है, लोग चुन करके आएंगे, उसके बाद हमारी लोकसभा के लोग जिसको चुनेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। ये कह रहे हैं कि अयोध्या में मंदिर बन गया और काशी मथुरा बाकी है। मंदिर उनके बाद थोड़ी बनवा रहे हैं, अयोध्या मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। हम लोग, हमारे जैसे लोग उसमें चंदा दिए हैं, चंदा दे करके वो ट्रस्ट, जो मंदिर का ट्रस्ट है वो बनवाया है। इनका कौन सा योगदान है? अगर इनका ये कहते हैं कि हमारा योगदान मान ले हम, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इनका है, जो ये कहेंगे वही सुप्रीम कोर्ट कहेगा। तो ये अपने आप को स्वीकार कर लें, सुप्रीम कोर्ट हमारे कहने चलता है, निर्वाचन आयोग हमारे कहने चलता है। इस बात को मोदी माने और सबके सामने कहें कि मैंने खरीद लिया है, निर्वाचन आयोग को खरीद लिया है, सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया है, जो मन का है वो मैं ऑर्डर पास कराऊंगा। निर्वाचन आयोग की तो स्वायत्ता इन्होंने खत्म कर ही दी, क्योंकि एक बिल लेके आए थे। तो ये कार्य मैं राम मंदिर बनवा दिया, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसका मतलब राम मंदिर आपने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से कहलवा के बनवा दिया। उसी तरह आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई सबको आप अपने चंगुल में ले लिए हो। चाहे जिसको मन का उसको जेल भेजो, चाहे जिसको मन का उसको छोड़ दो। वॉशिंग मशीन आपके यहाँ है एक, उसी वॉशिंग मशीन। अब की बार 400 पार का नारा इनका है। पार गंगा पार, 400 पार नहीं, गंगा पार, बस इतना आप जान लीजिए। 14 से 24 10 साल, 10 में से कितने अंक देंगे? 10 में से हम 0 अंक देंगे। और उसका कारण है बेरोजगारी चरम पे है, किसान अन्ना जानवरों से परेशान है, खाद का रेट जो है 1000 पार हो गया, प्याज लहसुन पूरा सत्र जो है 250 रुपए किलो का। ये आप नेता चौराहा जैसी जगह पे आप ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, यहाँ बेरोजगार रहते हैं। प्राथमिक शिक्षक 69,500 का पेपर आउट हुआ, पुलिस भर्ती, समीक्षा अधिकारी, एक जेई का पेपर लोक सेवा आयोग करवाया, वो भी आउट हो गया। हायर एजुकेशन ने 1600 या 1700 पद निकाले, उसका पेपर आउट हो गया। बचा क्या है यहाँ? अब यहाँ बताइए 3-3, 4-4 हजार रुपए दे के लोग किराए से रह रहे हैं, बच्चे पता नहीं कहाँ से कैसे पैसा ला रहे हैं। अब ये पेपर आउट, पेपर लीक होगा तो क्या होगा? आप यहीं बेरोजगारों से आप चौराहे पूछ लीजिए, 10 लोगों से जाकर पूछिए, सब विरोध में।
ये 400 नहीं 400 पार ये दबाव बना रहे हैं, जो है मीडिया का प्रोपोगंडा कर रहे हैं। ये 40 पार नहीं जाएंगे, अब की बार मोदी तड़ी पार होंगे। मोदी साहब तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया चारों तरफ से, अब आप बताइए, पेपर आउट होना भ्रष्टाचार नहीं है? लेकिन ईडी वगैरह बहुत कार्रवाई कर दी। ईडी तो कर रही, किसके ऊपर कर रही है बताइए? उनके ऊपर वो अजीत पवार के ऊपर कर रहे हो, या इनके ऊपर जो बंगाल में इनके ममता जी के साथ थे शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कर रहे हो, छगन भुजबल के ऊपर कर रहे हो। तो बताइए आप, केशव जी की संपत्ति का आंकड़ा ले लीजिए आप, इलाहाबाद करोड़ों रुपए इन्होंने बनाए हैं इसी गवर्नमेंट। कहाँ से पैसा आया? इनकी कौन सी फैक्ट्री लगी हुई है? केशव प्रसाद हजारों करोड़। तो 2015 में असम के अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा थे। शारदा स्कैम का बहुत बड़ा आरोप लगाया, मोदी ने इनको कहा कि चोर है, भ्रष्टाचारी है। भाजपा में आया, वॉशिंग मशीन में धुल गया, अजीत पवार हो गए, शुभेंदु अधिकारी हो गए। तो ऐसा क्या लग रहा है कि क्या भाजपा एक ऐसी गंगा है जिसमें नहा लीजिए पाप धुल जाता है, ऐसा मोदी जी मानते हैं? और अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो उससे पत्रकार ने पूछा कि आप सभी भ्रष्टाचारियों को ले लेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, सबका स्वागत है। तो उन्होंने कहा कि जिसके पास 9 CBI केस जिसके ऊपर है, रेड्डी एक व्यापारी है कर्नाटका का, 35,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप है। इन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, सब आए। तो ये जो आत्मविश्वास है, एक समय नेता भ्रष्टाचार तो करते थे लेकिन सार्वजनिक तौर पर बोलने से डरते थे, लेकिन ये भाजपा नेताओं का जो कॉन्फिडेंस है, ये आत्मविश्वास क्यों है इनके अंदर इतना? मीडिया का जो है इन लोगों से साठगांठ, प्लस जो नैरेटिव इन्होंने गांव-गांव में फैला रखा है, वो नैरेटिव इनका काम कर रहा है। देश की जनता हमारी अभी जागी नहीं है। इंडिया गठबंधन के बनने के बाद इस बार के लोकसभा में देखिएगा क्या होगा। 2 बार बेवकूफ बना चुके हैं हमारे देश की जनता ने। एक नैरेटिव राम मंदिर, ये स्वच्छ गंगा जी में कितना इन्होंने सफाई कराया, अरबों खरबों के घोटाला कर लिया। हम प्रयाग के इसलिए गंगा नदी की बात करते हैं। अब इसके अलावा आप चले जाइए इन लोगों का एग्रीकल्चर में इन्होंने क्या विकास किया, सड़कों का क्या हाल है, हाईवे तो इन्होंने बनाया है। अभी तक अल्लाहपुर में आप घूम के देख लीजिए, हम लोग अल्लाहपुर नेता चौराहा में सड़कों की क्या हालत है। जो इलेक्ट्रिक में सुधार आया है, कुछ लोग ये कहते हैं, बीजेपी वाले दावा करते हैं कि हमने विद्युत 24 घंटे दिया या सप्लाई। तो ये जितने पावर प्रोजेक्ट है सब सपा बसपा गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं। चाहे आप इलाहाबाद के 2 हैं, मेजा और एक 12, दोनों सपा बसपा गवर्नमेंट के बनाए हुए। इनका कुछ नहीं है। उत्पादन नहीं होगा तो बिजली कहाँ से आए? भाजपा समर्थक ये कहते हैं कि मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत का डंका बजा दिया है। इस पर क्या कहते हैं? कहाँ डंका? एक दिन हम न्यूज़ 24 देख रहे थे, उसमें रवीश रंजन एक दिल्ली में इंडिया गेट के पास एक इंटरव्यू ले रहा था, तो एक फॉरेनर था, लंदन का था, मतलब NRI था। तो उसने क्या बोला कि जब मोदी वहाँ जाते हैं तो वहाँ पेपर में एक छोटी सी जगह पे उनको स्थान मिलता है कि भारत के PM यहाँ आए। यहाँ इंडिया में बड़ा बड़ा मीडिया वाले हवा बनाते हैं कि मोदी जो है वहाँ जाते हैं, सिर्फ इंडियन लोग मिलते हैं। भारत का कोई प्रधानमंत्री जाएगा वहाँ, जो भी NRI है उसको सम्मान देगा। मनमोहन जी थे तब भी ऐसा होता था, लेकिन वो प्रोपोगंडा नहीं करते थे, यहाँ मीडियम नहीं दिखाते थे, ना मीडिया को जो है हड़काते धमकाते थे, इसलिए उनका नहीं दिखता था। इनका दिख रहा है और कुछ नहीं है। विदेश लद्दाख में एक हिस्सा है सियाचिन के पास, अभी सोनम वांगचुक नाम का एक व्यक्ति है, लगातार वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि चीन ने उस पर कब्जा किया है एक हिस्से पर। आज की खबर है, आज जो है वहाँ धारा 144 लगा दी गई है। चुनाव के समय वहाँ धारा 144 लगा दी गई लेह में। और वह वहाँ के लेह के और लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि चीन हमारा गांव ले लिया है, गांव बसा रहा है। और हमारे विदेश मंत्री का वक्तव्य अभी कुछ आया था कि चाइना बहुत शक्तिशाली देश है, हम उससे मुकाबला करेंगे तो ध्वस्त हो जाएंगे। जब जिस देश का विदेश मंत्री या वक्तव्य जारी करे तो उस देश के ऐसे प्रधानमंत्री को और ऐसे विदेश मंत्री को तुरंत जो है इस्तीफा देना चाहिए। और ये तो देश के सबसे बड़े गद्दार साबित हो रहा। चाइना चाहे जो भी हो, हमसे कैसे शक्तिशाली हो गया? धन में शक्तिशाली हो गया, बाहुबली में थोड़ी शक्तिशाली हो सकता है। वो चुनाव जब हम हारे थे तो हारे थे, एक जमाना था हमारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे जी, हम सुई बनाते थे, नहीं बना पाते थे, वो जमाना और था, आज जमाना और है। मोदी के आने के पहले ही हमारी साइंस टेक्नोलॉजी बहुत आगे गई, और यही नहीं कि आज 14 के बाद आए, साइंस टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे जा चुकी थी। तेजस जैसा विमान उस समय बन चुका था। अच्छा, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो मुझे ये लग रहा है कि सरकार की सब आलोचना कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हम लोगों को खालिस्तानी घोषित कर दें। खालिस्तानी घोषित करने से उनके खोने हो जाएगा खालिस्तानी। जेल तो अंग्रेज भी भेजते थे। अगर लड़ने वाला रहेगा तो जेल में भी जाकर के अपनी बात को कहेगा। अच्छा, आप लोगों ने बहुत पुरानी सरकारें देखी हैं, इंदिरा की इमरजेंसी भी आप लोगों ने देखी होंगी। क्या कभी ये नैरेटिव हिंदुस्तान में था कि कोई सरकार का विरोध करे और उसको देशद्रोही कह दिया जाए? नहीं, ये तो कभी नहीं रहा।
ये सरकार से सवाल पूछना तो पहली बार विकसित हुआ। सरकार से हिटलर के जमाने में होता था, हिटलर से जो सवाल पूछते थे उसको कहते थे कि देशद्रोही है, और नाजी है जो विचारधारा के लोग थे, नाजी विचारधारा के साबित हो रहे हैं। इसका मतलब तो क्या मोदी जी हिटलर की विचारधारा को फॉलो करते हैं? एकदम फॉलो कर रहे हैं। अगर वो हम उनसे सवाल पूछते हैं और हमको देशद्रोही घोषित करते हैं तो नाजी विचारधारा को तो ही है। तो आपको क्या लगता है अंकल, 10 साल 2014 से 24 तक सरकार ने कैसा काम किया? सरकार ने एकदम गंदा काम किया है, एकदम तानाशाही का शासन है, लोगों की आवाज दबा दी गई है, लोग बोल नहीं पा रहे हैं, बोलना चाहते हैं, कहीं सुनवाई नहीं है। और इनको पूरे देश में इनका साम्राज्य स्थापित है। लेकिन ये जहाँ भी जाते हैं पानी पी पी के, राहुल ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, बड़ी अजीब बात समझ में आती है। एक समय कभी कभी इनके लोग नेहरू जी को गाली बकने लगते हैं, गांधी जी को गाली बकने लगते हैं। अभी इनकी एक नेता हैं भाजपा जिनको टिकट दी है, कंगना रनावत, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। कि अभी उन्होंने बोली है कि 2014 के बाद आज़ादी मिली। मैं यहाँ भी बैठा हूँ, आप सोचिए, मेरे ग्रैंडफादर जो है, मेरे ग्रैंडफादर लाल बहादुर शास्त्री के साथ 15 महीने जेल में रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे। मेरे चाचा को मार मार के मर गए, पूरा चमड़ा उचेर दिया था, ये तो कचर कचर के मार डाला गया था, पूरी प्रॉपर्टी जब्त हो गई थी। वो गजेटियर में पूरा इतिहास लिखा हुआ। तो बताते थे, ये जब बात करने लगते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लगता है कि उन लोगों ने बेकार देश की आज़ादी बांट दी, जैसी ये भाषा बोलते हैं। क्या नाम था आपके ग्रैंडफादर? मुकुल प्रसाद। हाँ, यहाँ पूरे लोग जानते हैं। और वो इंदिरा जी की पगाती चिट्ठी आती थी, नेहरू जी की चिट्ठी आती थी उनके पास जब तक जिंदा रहे। तो ये लोग दो आदमियों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। एक तो गार्ड को, ईश्वर को आगे करके राजनीति करते हैं। ईश्वर में जवाब नहीं मिलता तो फिर महिलाओं को आगे करते हैं। उस वजह से इनकी एक स्मृति यानी बोलती है तो जैसे तीखा मिर्चा की तरह बोलती है। ऐसे ये है, ऐसे दो चार औरतें हैं, इनको तो किसी की बेइज्जती करना हो तो इनसे बुलवा देते हैं कि आपकी बेइज्जती हो जाए, बोलने तक नहीं देते। ये हालत है इनकी। तो इनका तो अभी 14 के बाद इसने कहा कि दूसरी आज़ादी। अच्छा, इतना चीजें गड़बड़ होने के बावजूद भी एक जनता में इनका सपोर्ट क्यों है इतना? हाँ, जनता में सपोर्ट इसलिए कि पहली बात तो ये है कि ये साला जातिवादी देश है। और जातिवादी देश है, धार्मिक देश है, और जो हिंदी भाषी बेल्ट है, तो जातियों अपने अपने जातियाँ बटी हुई हैं। तो जातियों में ये होता है कि कहीं कहीं इनकी भाषा से जातियों में कटका पैदा कर देते हैं कि आपको परेशानी है तो हम मजा लेंगे, हमको परेशानी है तो आप मजा लेंगे। तो इस टाइप के ये भेदभाव पैदा कर रहे हैं तमाम गांवों में। इस टाइप का कार्य करके ये भेदभाव कर रहे हैं, जात से जात तो लड़ा रहे हैं। इसी में सक्सेस है और इनके पास कुछ है नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो थोड़ा गल्ला उल्ला दिया, 5 किलो अनाज वगैरह है, तो अनाज का 1 रुपया 2 रुपया मनमोहन सिंह की स्कीम खुद ही चलती थी। हाँ, राइट टू फूड एक्ट 2013। हाँ, चलती थी। चालाकी इन्होंने क्या किया है कि मिट्टी का तेल जो मिलता था 1 लीटर गरीबों को, मिट्टी का तेल बंद कर दिया। अच्छा, मिट्टी के तेल बंद कर? हाँ, बंद कर दिया। उसमें सब्सिडी मिलती थी, मिट्टी के तेल में सब्सिडी मिलती थी। तो जो सब्सिडियाँ बंद हो गई वो फ्री गल्ला दे दिया है कि मोदी कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, जो लंबा लंबा भाषण देते हैं। देश की जनता का पैसा है ना, देश की जनता का गल्ला है, वो हमको मिल रहा है। तो जितनी सरकारें आई तमाम योजनाएं चलाती थी, हम लोगों के लिए कुछ न कुछ देते रहते थे, कुछ न कुछ देते रहते। ये जो राशन की योजना है, मनमोहन सिंह की योजना 2013 में लागू की गई थी, और उस समय आधार कार्ड से लिंक नहीं था तो कोटेदार बेईमानी कर लेता। उस समय बीजेपी ने इसका विरोध भी किया, और बीजेपी ने आधार कार्ड का विरोध किया, आधार कार्ड ने इस योजना का भी विरोध किया, इस योजना का प्लस आधार कार्ड का भी विरोध किया था कि लिंक ना कराया जाए। खाद्य सुरक्षा जो बिल है उसका उन्होंने विरोध किया, और वो जब बटना शुरू हुआ तो भाई आधार कार्ड से लिंक नहीं था, तो इस नाते आम आदमी तक वो सही ढंग से नहीं पहुंच पाया। और इसी के लिए आधार कार्ड से लिंक हो रहा था ताकि यह योजना आम आदमी तक आराम से पहुंच सके। बीजेपी वाले सोचे कि जो है अगर ये पहुंच जाएगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा, और जब बीजेपी सत्ता में आ गई तुरंत वही लागू कर दी। और वो जनता तक पहुंच नहीं पा रहा बात कि यह योजना लागू किसने किया। तो है ना, इस योजना को लागू करने वाली कांग्रेस है, कांग्रेस की ही इस योजना का लाभ ये बढ़िया से चला रहे हैं। इसी तरह इनकी एक उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना लखीमपुर से, उस समय जितिन प्रसाद इनके जो आज वर्तमान में है, उस समय पेट्रोलियम मंत्री था, कोई पूछने वाला नहीं है। जितिन प्रसाद से पूछ ले जाके, खुद वाजपेयी पूछे। लखीमपुर में पहली बार इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया था। उज्ज्वला योजना जो है, उस उज्ज्वला योजना को लखीमपुर से पायलट प्रोजेक्ट के तहत कांग्रेस गवर्नमेंट में स्टार्ट किया गया, और जब ये आए तो
बलिया से जो है स्टार्ट कर दिया, कहते उज्ज्वला योजना। कांग्रेस की सारी योजनाएं जब आती थी तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भारत में लागू किया जाता। मतलब घर पुराना है, पेंटिंग नहीं। हाँ, पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया है। किसका क्या परफॉर्मेंस आता है तो हम जनता में लागू करेंगे। सारी योजनाएं जो पायलट प्रोजेक्ट में चल रही थी तो इसको इन्होंने तुरंत जो है जब लागू कर दिया, कार्य मेरी योजना है। इनकी तो केवल एक योजना थी, नोटबंदी। नोटबंदी के अलावा इनकी कोई योजना नहीं है। आज तक इन्होंने कोई योजना नहीं लाया, केवल एक योजना इनकी है, नोटबंदी। अच्छा, इलाहाबाद अपने आप में बहुत विरासत समेटे शहर है। इलाहाबाद अपने आप में एक बड़ी विरासत समेट के रखता है, और चूंकि यहाँ जागरूक छात्र भी रहते हैं और आप लोग जैसे लोग जागरूक विरासत के साथ यहाँ पे हैं, तो जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि आज़ादी के जो आंदोलन में प्रतिभागी लोग थे उनको नीचा दिखाना, ये बताना कि 2014 के बाद आज़ादी मिली, नेहरू की इंसल्ट करना, ये जो नैरेटिव है क्या ये प्लानिंग के तहत चल रहा है, किसी योजना के तहत चल रहा है? हमारे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के जो ये नेता ये बात बोलते हैं, या तो वो अज्ञानी हैं, मूर्ख तो नहीं कहेंगे इसलिए कि चालाक बहुत हैं, लेकिन अज्ञानी है। आजाद भारत अज्ञानी है या जनता को अज्ञानी समझते हैं? जनता को ये अज्ञानी समझते हैं। आजाद भारत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, कांग्रेस के को अलग करके नहीं लिखा जा सकता। और आज़ादी के समय इनका क्या योगदान था, आपके जिनको महिमा मंडित आज ये कर रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जब 42 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, गांधी ने नारा दिया था कि देशवासियों अब करो या मरो। उस समय पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिल करके और सरकार चलाने का काम कर रहे थे। एक पत्र इन्होंने गवर्नर जनरल को लिखा है, आज भी वो दिल्ली में होगा, कि उग्रवादियों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है, मैं बंगाल में इनकी जड़ें नहीं जमने दूंगा, लेकिन मेरी गुजारिश है आपसे कि इनके आंदोलन को शक्तिपूर्वक कुचल देना चाहिए। ये आज जिस समय महारानी विक्टोरिया भारत आई 42 में, लगभग 90,000 आरएसएस के कार्यकर्ता खाकी हाफ पैंट, सफेद शर्ट, काली टोपी और बगल में डंडा दबा करके और 90 अंश के कोण पर उसको सलूट कर रहे थे। और उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया, संविधान हमारा लागू हो गया। एक चीज़ का जिक्र करना यहाँ पे चाहूँगा, सावरकर ने एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में ये लिखा था कि हम चाहते हैं कि अंग्रेज के सपोर्ट में जो नए भारतीय हैं वो आएँ और आप मुझे जेल से छोड़ दीजिए। 1913 की चिट्ठी है, आप जब मुझे जेल से छोड़ देंगे उसके बाद मैं आऊँगा, आपके साथ लड़ूंगा और आपका शासन, आप ही हमारे राजा हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। ये सावरकर की चिट्ठी है। अब आपने ऐसा प्रश्न किया कि ये तो नहीं चाहते थे कि देश आज़ाद हो, इसलिए कि यहाँ की 90% आबादी को 2.5 पाव राशन दे करके और 18 घंटा कोड़े मार मार कर काम लिया करते थे। ये उसी विचारधारा के लोग हैं जो आज जो है उसी जनता को ठग करके और दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो गए हैं। आज भी इनकी मानसिकता और विचारधारा वही है। और इन लोगों ने उस समय जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, लागू हुआ 26 जनवरी 50 को, तो इन्होंने भारत के संविधान को दिल्ली के जंतर मंतर पर जलाने वाले कौन लोग थे? आरएसएस के लोग थे। आरएसएस ने तो बहुत लंबे समय तक, आप क्यों संविधान को जलाए? अभी झंडा भी नहीं मानते थे बहुत लंबे समय। 40 साल तक आपने अपने नागपुर कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने का काम किया। और उसके बाद आज आप हमारे एक बड़े सम्मानित प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 42 में ये दोनों भाई किसी मीटिंग में जा रहे थे, पकड़ लिए गए। दोनों भाइयों ने माफीनामा करके और अपनी जान बचाई और अपने बयान से ये पुलिस के गवाह बने और 4 क्रांतिकारियों को इन दोनों भाइयों के बयान से सजा हुई है। इसका भी प्रमाण है जिस कोर्ट में इन्होंने माफीनामा दाखिल किया। भारत के ये रजवाड़े ऐसे ही अपने राज्य को विलय नहीं कर दिए, ये प्रीवी पर्स लेते थे सालाना। और जितने बैंक आज आपके हमारे सरकारी चल रहे हैं, ये पूंजीपति भारत का चलाता था बैंक। 17 साल जवाहरलाल नेहरू और 1.5 साल लाल बहादुर शास्त्री, इनका साहस नहीं हुआ कि हिंदुस्तान के राजाओं के प्रीवी पर्स और बैंकों से छेड़खानी करने की। 66 में जब हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने एक झटके में सन 67 था शायद,
परपट में इंदिरा जी ने सारे राजाओं का प्रिवी पर्स जब जब्त कर दिया कि तुम राजा किस बात के हो, यहाँ लोकतंत्र है। और 14 बैंकों को, मेरे संज्ञान में जहां तक सच है कि 14 बैंकों को एक दिन में राष्ट्रीयकरण कर दिया। उस समय यही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदुस्तान के सारे रजवाड़ों को और पूंजीपतियों को इकट्ठा करके इंदिरा जी के खिलाफ इन्होंने रिट करवाया है। तो ऐसे राजघराने से चिपके लोगों से, ऐसे पूंजीवादी विचारधारा के लोगों से भारत की ये गरीब जनता अपने हित की कल्पना नहीं कर सकती है। हम तो 14 में ही इन बच्चों को समझाते थे कि बेटा, अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मन बनाए हो तो घर में जहर खा करके मर जाना, पोलिंग बूथ तक मत जाना, वरना इतना रोओगे, इतना रोओगे। तो यही लड़के हमको बोलने नहीं देते थे, कहते थे अरे अंकल जी आपका तो हो गया, आप नहीं चाहते हैं कि हमको 2 करोड़ हर साल नौकरी मिलेगी, आप नहीं चाहते हैं, आप लोग इतना पैसा चोरी करके रखे हैं स्विट्जरलैंड के बैंक में, मोदी जी आएंगे और 100 दिन के अंदर आप लोगों का चोरी का धन ले आएंगे, हम लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपया मिल जाएगा। तो ऐसा जुमलाबाज प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चाहिए। आज मैं 24 के चुनाव में ये कह रहा हूं, अगर ये नौजवान नहीं सुधरेंगे तो ये इनका क्या हाल होगा। हमारे बच्चों का जीवन बेकार हो चुका है, ये कहाँ जाएंगे। अगर इनको 10,000 खर्च करके इनके पिताजी पढ़ा रहे हैं और 10,000 की नौकरी ये मांगेंगे तो इनकी कोई शादी विवाह नहीं करेगा। कौन अपनी लड़की की शादी करेगा? 10,000 में ये शादी करेंगे कि बच्चे पैदा करेंगे? तो 1 लाख रुपया ऑपरेशन का, एक बच्चे का पैसा डॉक्टर ले लेगा तो ये तो भूखों मर जाएंगे। और इस समय एक ILO की रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। उस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 83% युवा बेरोजगार है। 83% है, आपके सामने खड़ा है। 83% अगर उसने दिया है रिपोर्ट तो सही बात है। और ये जो ढोल बजाते हैं, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप एक लोकतंत्र के स्तंभ हो चौथे। अगर आपकी लेखनी गड़बड़ हो गई तो देश गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मीडिया का बड़ा दायित्व होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब वहां गए जापान, तो मीडिया ने ढोल बजाया कि जापान में मोदी जी का अभूतपूर्व स्वागत। आज तक किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का इतना स्वागत नहीं हुआ जितना मोदी जी का। और ठीक 10वें दिन उसी जापान ने मनमोहन सिंह, निवर्तमान प्रधानमंत्री को बुला करके और जापान का सर्वोच्च सम्मान मनमोहन सिंह को दिया। लेकिन जहां भी जाते हैं इनका सबसे बड़ा सम्मान हो जाता है। अभी अमेरिका के 75 सीनेटर, अभी जब गए थे ये अमेरिका, वहां के 75 सीनेटर ने इनको घेरा और कहा कि मोदी जी हम प्रेस वार्ता आपसे करना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा कि मेरे पास प्रेस वार्ता का समय नहीं है। कहन ऐसा है, रुकिए जरा, 1-2 बातों का जवाब तो देते जाइए। कहन पूछ लीजिए। कहन हमने सुना है कि लोकतंत्र भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विपक्ष जो होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सुना है कोई विपक्षी जब आपसे सवाल पूछता है तो दूसरे दिन उसके घर ईडी पहुंच जाती है। फिर ये हड़बड़ाए, फिर भागे। कहन रुकिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इससे बड़ा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, भारत से बड़ा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। सुना है कि आप वहाँ हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं। इससे बड़ा जूता भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। मोदी जी जब अमेरिका गए तो कहा कि अभूतपूर्व स्वागत। और 6वें दिन ओबामा अमेरिका में इनसे मिलने आया। 6 दिन तक ये वहाँ टहलते रहे। हमारे राजीव गांधी जी जिस समय पहली बार अमेरिका गए, वहाँ का राष्ट्रपति आया और हवाई अड्डे से राष्ट्रपति भवन तक रेड कारपेट बिछवा करके और राजीव जी को छाता उड़ा करके और पैदल चला। किसका सम्मान हो रहा है? ये मीडिया इनको सम्मान दे रही है, बाकी इनका कहीं कोई सम्मान नहीं है। कुछ छात्रों से बातचीत कर लेते हैं। आइए देखते हैं। आप बताइए भैया, 2014 से 24 तक 10 साल कैसे देखते हैं मोदी सरकार को? बेरोजगारी आप देख ही रहे हैं। इस सड़क पर आप जो देख रहे हैं लड़के सब बेरोजगार हैं। एक प्रतियोगी परीक्षा तैयारी के लिए यहाँ आते हैं, अब पेपर लीक हो जाता है। पिछले 10 सालों में जो हमारे जितने भी लोकतांत्रिक वैल्यूज़ हैं, जितने भी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो नष्ट हो चुके हैं। आज कौन सा हमारा संस्थान है जो इंडिपेंडेंट है, बता दीजिए। क्या किसी भी संस्थान के डायरेक्टर की इतनी हैसियत है कि वो हमारे सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हुए किसी भी मंत्री की या उनके किसी भी क्रियाकलाप की जांच कर सकता है? आप क्या सोचते हैं? अब की बार 400 पार का जो नारा दे रहे हैं मोदी साहब, ऐसा क्या कॉन्फिडेंस है कि ऐसा वो कह रहे हैं? ऐसा उनका 400 पार होगा ही, कॉन्फिडेंस है।
क्योंकि बीजेपी के पक्ष में कोई ऐसा है ही नहीं कैंडिडेट जो उनके सामने खड़ा हो सके, जो उनके विरोधी में कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो उनका दावा कर सके कि मैं भाई कैसे कोई खड़ा होगा। ईडी तुरंत छापा मारेगी, उनको जेल भेज देगी। तो यहाँ विपक्षी रात में सोते हैं। ओलंपियन विजेंद्र सिंह रात में सोए, एक पत्रकार ने पूछा कैसा क्या हो गया, क्या मैं सोने गया और सुबह उठा तो मुझे लगा कि सही जगह पे नहीं हूँ। तो एक रात की नींद जो है जिसकी बेचारे की बदल दे रही है। ईडी का डर, सीबीआई का डर, वही तो कह रहे हैं। अगर मोदी जी के सामने कौन खड़ा है? जनता खड़ी है ना। आप जनता है, आप बताइए, नेता की बात क्यों कर रहे हैं? बेरोजगार खड़े हैं उसके सामने। आपका मताधिकार है ना आपके पास? मताधिकार है, लेकिन हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं ना। एक के हाथ में नहीं, एक लोग के हाथ से थोड़ी हो जाएगा। एक से हजार, हजार से लाख, लाख से करोड़। अरे वो आप कह रहे हैं ना, एक से कुछ नहीं होगा। बड़ी बात है 400 का सवाल नहीं है, वो तो उनके बस में है। इनके लिए सबसे बड़ा जो है सांप्रदायिकता, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हथियार सांप्रदायिकता है। उसके बाद बच्चे कुछ ईवीएम काम कर देती है और उसके बाद आईटी सेलियां काम करती हैं। इनकी आईटी सेल जो है इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि इन्हें कैसे लोगों के पास तक पहुंचाया जाए इस समाचार को, इस जानकारी को। कैसे लोगों को मूर्ख बनाते हैं। एक इतनी खराब ऐसे सावरकर को वीरता का पुरस्कार दिया जा रहा है कॉमन सेंस के रूप में। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी डेवलप किया जा रहा है कॉमन सेंस के रूप में, मतलब बच्चों को पूरी बर्बाद किया जा रहा है, ये बात है। और कैपिटलिस्ट क्लास की वजह से ही सरकारें फलती फूलती हैं। पहले कैपिटलिस्ट क्लास इनको फुलाएंगी पैसा देकर, फिर ये कैपिटलिस्ट क्लास को फुलाएंगे, पूंजीपतियों को। और इस देश में असली खेला यही है, कैपिटलिस्ट क्लास, लोअर क्लास। बाकी सरकारें तो उसमें मोहरा बनती हैं और बीच बीच में जो झूठे आ जाते हैं, क्या कहेंगे उसको, दिखावे के। बीजेपी के लोग आपको मार्क्सवादी कह देंगे, कम्युनिस्ट कह देंगे। मैं तो हूँ ही कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी, कहने से ही नहीं। अब कह देंगे, उनकी विचार कम्युनिस्ट और मार्क्सवाद गलत नहीं है। अगर मार्क्सवाद गलत है तो फिर सोचना पड़ेगा उनको सोचने की जरूरत है। पीछे से आरएसएस पूरी भाजपा को चला रही है और आरएसएस की विचारधारा हिटलर से मैच खाती है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हाफ चड्ढा और ये टी शर्ट और ये टोपी, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, कहाँ है दिखाइए। बंगला धोती है, ठीक है, दिखाइए उसको। ये हाफ चड्ढा और ये काली टोपी और ये शर्ट हाफ हिटलर का ही तो था। और हिटलर से 1950 में आरएसएस की स्थापना हुई और 1925 में स्थापना हुई। तो जो स्थापना किया था उसको कौन नाम था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उसका, आरएसएस के बाद। वो वहाँ गया था, वहाँ जर्मनी भी गया था और मुसौनी के यहाँ भी गया था, शिक्षा लेके आया था वहाँ से। आप मार्क्सवादी हैं, मार्क्स कहते हैं कि धर्म एक अफीम। हाँ, बिल्कुल धर्म एक अफीम है, धर्म एक अफीम है। धर्म हमारे हिसाब से वे ऑफ लाइफ हो सकता है, धर्म वे ऑफ लाइफ हो सकता है, लेकिन धर्म ऐसा नहीं है कि धर्म वे ऑफ लाइफ हो सकता है, लेकिन रिलीजन इज वेरी पर्सनल। ये आपने घर में रखिए, सार्वजनिक जीवन। जैसे मोदी जी धर्म के नाम पे हर कुछ आगे आ जाते हैं। अगर हम मंदिर में हाँ, बिल्कुल। मंदिर जो उस धर्म के अनुयायी हैं, या तो कह लिया जाएगा जैसे कि हिंदू में शंकराचार्य हैं, वो उनका मसला है। आप प्रधानमंत्री हैं, आप सबके हैं, पर्सनल अलग होता है। आप घर में पूजा करिए मोदी जी, लेकिन बाहर जाके हम राम मंदिर की ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ऐसा है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो इंडियन नेशन है, भारतीय राष्ट्र है, उसका कोई धर्म नहीं। आपका डबल इंजन सरकार का मतलब क्या है, आज तक आप लोग जाने हो? डबल इंजन सरकार का मतलब है एक आरएसएस, एक बीजेपी चला रही, समझ लिए। अब आप भाई लोग कह रहे हैं ज्यादा ना बोलो नहीं तो देशद्रोही होगा। मैं कहता हूँ इस सरकार से अच्छी अंग्रेज सरकार थी। बोलो क्यों? आज हमारा गऊ घाट का पुल में एक नट टेढ़ा नहीं हुआ, और शास्त्री पुल 80 में मेरे सामने बना था, तब मैं यहाँ बीए करने आया था यूनिवर्सिटी। आज जब देखो पिलर टेढ़ा है, वायरिंग टेढ़ी है, कानपुर से आ रही है, और यहाँ केवल आदमी चल रहा है, और यहाँ ऊपर से 2 ट्रेनें और नीचे सब आदमी चल रहे हैं। तो कौन सरकार अच्छी है बताइए? 80 में तो कांग्रेस सरकार थी। हाँ, 80 में जब पुल बना नहीं, 80 की बात नहीं कर रहा हूँ, इस समय की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस भाई किसी सरकार पे नहीं जा रहा हूँ, ना किसी पार्टी से अभी तक 14 में 19 में, और इनको ही वोट दिया था। लेकिन अब बिल्कुल ऊब चुका, मोह भंग हो गया आपका, मोह भंग हो गया। इसलिए हिंदू विरोधी हो गए आप। हिंदू विरोधी नहीं है। ये बताइए, जो यहाँ आपने मंदिर बनाया, इन बच्चों का किसी का पेट भरेगा? 5,000 पंडे वहाँ बढ़िया जलेबी दही पियेंगे, खाएंगे, और वो पूरी सब्जी, और कमसिन लड़कियों से पैर मिजवा के आसाराम बापू बनेंगे। इनको क्या फायदा होगा, हमारा आपका क्या फायदा, पहले ये बताइए। अंग्रेज को क्यों कहता हूँ वो सही थे, उसका भी एक कारण है, रीजन। वो हमारे देश को लूट कर अपने देश को बनाते थे, और ये हमारे देश के नेता अपने देश को लूट के दूसरे को बना रहे, स्विस बैंक में जमा कर रहे हैं। तो कौन अच्छा हुआ ये बताइए? तो भाजपा तो ये कहती है कि भाजपा ने जो भारत को नए युग में प्रवेश करवा दिया है। क्या युग है बताइए? सनातन का युग। सनातन क्या होता है? हम अच्छे, प्रेमानंद का सुनो, मैं कई बाबाओं का देखता हूँ, प्रदीप मिश्रा, अनुरुद्धाचार्य, प्रेमानंद ने कहा, आप बुरे नहीं हो, बुरा कर्म नहीं करते हो, किसी की हस्ती नहीं कि आपका कुछ कर सके। शनि देव हो चाहे जौन देव हो, राम देव हो, काम देव हो, सब बेकार।
तो सबसे बड़े देवता इस समय ईडी है। मैं अरे बताओ, ज्यादा बोले तो हो सकता है मेरे यहाँ भी ईडी वीडी आ जाए। और हम लोग इनके शासन में जानने लगे कि ईडी क्या होता है। अभी तक तो हमको पहले लोग सीडी जानते थे, अब ईडी जानते नहीं, केवल सीआईडी जानते थे। वो सीरियल भी आता था, वो अभी चल रहा है, लेकिन इनके जमाने में ईडी पीडी। और सबसे नेता मुझको पसंद आई ममता बनर्जी। वो पिछले 19 वाले इलेक्शन में 1.5 घंटा उड़ता रहा अमित शाह का हेलीकॉप्टर, और उसने कहा इसको मैं उतरने नहीं दूंगी। और उसका लैंडिंग कहाँ हुआ? पटना के उसमें हवाई अड्डे में भी नहीं, गांधी मैदान। और ईडी मीडी पहुंचती है, देह ईटा देह पत्थर, सबको भगा देती, किसी को कुछ नहीं लगाती। और जेल कौन जा रहा है? अच्छा ये बताइए। अच्छा, आपने एक बार अभी पूछा है, हमारे भाई साहब है कि बहुत अच्छी चीज पूछी है कि बीजेपी में जो आ जाता है वो सफा हो जाता है। कुछ दिन में तो हमको लगता है गंगा जमुना हट जाएगा, भाजपा नदी हो जाएगी। भाजपा नदी, ये अमित शाह की नदी, ये मोदी की नदी। पहले एक प्रचार आता था वाशिंग पाउडर निर्मा, दूसरी सफेदी निर्मा से आए, अब हो गया वाशिंग पाउडर बीजेपी। नहीं, पहले दूसरी सफेदी बीजेपी से फिर विश्वास करो, है ना। पहले इस्तेमाल करो, विश्वास करो। तो इस्तेमाल कर चुके, विश्वास खो दिया, अब विश्वास नहीं। इनको सबको नौकरी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम लोग का झलवा पीपल गांव के आगे गांव है, खेती बाड़ी होती है, इसी तरह के लड़के। मोदी जी नौकरी दे रहे हैं ना, पकौड़ा तलने की बात कर रहे हैं, पकौड़ा भी रोजगार है। पकौड़ा तले कौन खाएगा? वो पकौड़ा एक राकेश भैया पकौड़ा बना रहे तो बंद कर दिया, कोई खा ही नहीं, कोई खा ही नहीं रहता था। अब बता रहा हूँ, मेरे यहाँ ये स्थिति भाई साहब कि अगर जो है कोई नौकरी पाया है, वो ऐसा चल रहा है और काला मेला ऐसा भी है, तो उसकी शादी हो रही है। और ये जैसे नौजवान बढ़िया गोरे चिट्टे हैं, नौकरी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। रणमुंडे घूम रहे हैं बेचारे, रणमुंडे चला रहे हैं, रणमुंडे घूम रहे हैं। तो ये था इलाहाबाद का शहर, जो अपनी विरासत, अपनी राजनीतिक पहचान, अपनी जागरूकता के लिए जाना जाता है। 10 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी यहाँ तैयारी करते हैं, और तैयारी के बदले आज स्थिति ये है कि ड्रीम 11 और गेम खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी अपनी राजनीतिक विरासत है, जिनके पुरखे इस देश के लिए संघर्ष किए, और उनको इस बात की तकलीफ है कि उनको बताया जाता है कि 2014 के बाद आज़ादी मिली। तो कब तक ये सरकारें आम जनता की भावना के साथ, आम छात्रों के साथ खेलती रहेंगी? जवाब आपको देना होगा। बने रहिए आलोक त्रिपाठी शो के साथ। नमस्कार।